ठीक है, वैसा ही शुरू करें ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा अपना कि OSI है क्या, OSI क्या है, और OSI से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं उसे हम लोग पहले कवर करते हैं। पहला तो पॉइंट ये बनता है कि OSI है क्या, दूसरा कि OSI का क्या इम्पोर्टेंस है ना, और तीसरा OSI में कितने लेयर्स हैं, OSI में कितने लेयर्स हैं, बैठो 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 बैठो, OSI में कितने लेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, फिर ये बनता है क्वेश्चन कि किस लेयर पे क्या काम होता है, किस लेयर पे क्या काम होता है। प्रोसेस ऑन डिफरेंट लेयर्स। उसके बाद फिर ये बताना होता है डिवाइसेस ऑन डिफरेंट लेयर्स, मतलब किस लेयर पे कौन कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, और फिर ये बताना होता है किस कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करता है, प्रोटोकॉल ऑन डिफरेंट लेयर्स। इसका मतलब कि किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। और एट लास्ट कि क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। इसे रेफरेंस मॉडल क्यों कहा जाता है ये भी बात होगी, बेनिफिट्स ऑफ रेफरेंस मॉडल। तो OSI के रिगार्डिंग ये 6-7 पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 6-7 सवाल का जवाब आता है तो हम कह सकते हैं कि OSI हमें आता है, हम समझते हैं OSI को कि क्या होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ही लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एक फुल फॉर्म लिख लें। क्या फुल फॉर्म होता है आप लोग को भी पता होगा शायद, क्या अवनीश बता देगा, OSI का फुल फॉर्म बताओ अवनीश। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, ये क्या है OSI का फुल फॉर्म है। अब सवाल ये आ रहा है कि OSI है क्या, तो इसका जवाब लिखते हैं। इट इज अ नेटवर्क रेफरेंस मॉडल introduced by ISO in 1983। ये क्या एक नेटवर्क रेफरेंस मॉडल है जिसे कि ISO ने 1983 में इंट्रोड्यूस किया। अब ये नेटवर्क मॉडल का क्या मतलब है और रेफरेंस क्यों इसको बोला जाता है। अच्छा मान लिया जाए कि मैं पूछूं कि अभिजीत हबनेट तक कैसे आया, तो ये बोलेगा कि हम तिवारी भैया के द्वारा पता चला कि हबनेट में CCNA का क्लास होता है। तो हम क्या बोले, तिवारी जी का रेफरेंस हुआ अभिजीत। आज का जो हमारा इंटरनेट है वो इसी OSI रेफरेंस मॉडल को यूज करके एक नेटवर्क मॉडल डिजाइन किया गया जिसको हम लोग TCP/IP मॉडल के नाम से पढ़ेंगे। और TCP/IP नेटवर्क मॉडल जो कि हमारा इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल है वो किसका रेफरेंस यूज करके बनाया गया, OSI का रेफरेंस यूज करके बनाया गया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, रेफरेंस मॉडल। एक और रीजन है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि इसे रेफरेंस मॉडल क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल जो है वो है इसका TCP/IP, और TCP/IP इसका इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल है और ये इसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, कॉन्सेप्ट ये दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस मॉडल बोलेंगे। अब इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी, चलिए इसको समझते हैं ऐसे। मतलब 80s के टाइम में जब नेटवर्क का शुरुआत अगर हम हिस्टोरिकल बात करें तो ये स्टार्ट कब हुआ था, 1969 से, जब USA मिलिट्री ने पहला अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाया जिसका नाम रखा ARPANET। कहां से शुरुआत हुआ,
ARPANET से आप गूगल सर्च करके देख लेंगे। और हिस्टोरिकल बातें पे बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। इसको आप कभी भी गूगल सर्च करके देख सकते हो कि 67 में हुआ था कि 69 में हुआ था। पहला जो नेटवर्क था वो क्या था? ARPANET। ये पब्लिक नेटवर्क नहीं था, एक प्राइवेट नेटवर्क था जो USA आर्मी के द्वारा यूज किया गया। अब जब नेटवर्क को एक्सटेंड करना शुरू किया गया और नेटवर्क को जब पब्लिक करना शुरू किया गया, तो एक नेटवर्क में पहले क्या होता था, एक ही वेंडर के डिवाइस कनेक्ट होते थे। अगर IBM के हैं तो सारे डिवाइस क्या रहेंगे? IBM के ही रहेंगे। तो क्यों ना एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेस को आपस में क्या किया जाए? कनेक्ट किया जाए, इंटरकनेक्ट किया जाए, आपस में जोड़ा जा सके। तो बेसिकली ISO ने OSI को इंट्रोड्यूस करने के पीछे इसका दो मेजर मोटिव था। पहला क्या था? जो प्रोवाइड अ ओपन प्लेटफॉर्म वेयर देयर डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट वेंडर कैन बी एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म देना जिसमें कि अलग अलग वेंडर के डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट किया जा सके, और जो भी डिवाइस चाहे वो कोई भी वेंडर मैन्युफैक्चर करे उसके लिए कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये लैन कार्ड है, D-Link बनाए तो इसका साइज अलग रहेगा, और Linksys बनाए तो अलग रहेगा, और कोई और कंपनी बनाए, नेटगियर बनाए तो अलग रहेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जितनी भी कंपनी अगर लैन कार्ड बना रही है, सबका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर हम मान लो HP का पेन ड्राइव लगाए तो अलग साइज का हो, SanDisk का हो तो अलग हो, तब तो पता चला कि पेन ड्राइव के हिसाब से हमें लैपटॉप भी खरीदना पड़ेगा, या फिर लैपटॉप के हिसाब से पेन ड्राइव खरीदना पड़ेगा। तो सोचो कि कॉम्प्लिकेशन कितना बढ़ जाता है। तो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया कि जिस स्टैंडर्ड को यूज करके डिफरेंट वेंडर्स अपने लिए डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करें, और वो डिफरेंट वेंडर्स के जो डिवाइसेस आप हैं वो आपस में क्या हो? कॉम्पेटेबल हो। कॉम्पेटेबल कहने का मतलब समझ में आ रही बात? एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। दैट इज द प्राइमरी गोल ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। तो जब 69 में इंटरनेट का जन्म हुआ, नेटवर्क का जन्म हुआ, और जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करना शुरू हुआ, वैसे वैसे ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस कॉमन प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जा सके, और सारे वेंडर्स जो डिवाइस मैन्युफैक्चर करें रिलेटेड टू नेटवर्क, वो क्या होना चाहिए? सेम स्टैंडर्ड का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम स्टैंडर्ड का। और ये स्टैंडर्डाइजेशन का काम किसके थ्रू किया गया? OSI के थ्रू। तो दैट इज द फर्स्ट गोल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिवाइसेस। दैट इज द फर्स्ट ऑफ प्राइमरी गोल ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। रेफरेंस मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल जो है इसका, वो क्या है? TCP/IP। और चूंकि TCP/IP जो इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल है उसको रिट्रीव करके बनाया गया, किससे? इससे। इसका रेफरेंस लेके बनाया गया, इसलिए इसको क्या बोला गया? वैसे ही को रेफरेंस मॉडल कहा गया। तो क्या है, ये समझ में आया? अब रही बात कि क्यों बनाया गया, तो पहला रीजन तो हमने बता दिया, अब बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक रीजन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिवाइसेस। स्टैंडर्ड standardization of devices, that is the first reason. Okay, second क्या था? second benefit क्या है? To
provide a clear concept how communication will occur in between two different devices in a network. एक नेटवर्क में दो अलग अलग डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन एक्चुअली कैसे होता है, इसका एक क्लियर कॉन्सेप्ट किसने दिया? OSI के थ्रू दिया, ISO ने। अब इसका क्या फायदा होगा, सोच के देखिए। अच्छा एक बात बताइए कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, मान लेते हैं, ऐसे जॉब तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर है तो रिज्यूमे आपका है बना हुआ है, तो भेज दीजिए, रिज्यूमे भेज दीजिए। अगर 12-15 हज़ार तक का नौकरी कीजिएगा तो पटना में अभी है वैकेंसी, बस आपके जवाब दे दीजिए तो करवा देंगे, भेज दीजिए, अभी ऑफिस में भेज दीजिए, तब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आज हुआ है। चलो, तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों OSI रेफरेंस मॉडल इम्पॉर्टेंट है। तो क्या बोलेंगे? पहला, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिवाइसेस, और दूसरा क्या है? टू प्रोवाइड अ क्लियर कॉन्सेप्ट हाउ कम्युनिकेशन विल अकर इन बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में दो अलग अलग डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक क्लियर कॉन्सेप्ट किसके थ्रू मिलता है मुझे? OSI रेफरेंस मॉडल के थ्रू मिलता है। दैट इज द सेकेंड रीजन बिहाइंड द OSI रेफरेंस मॉडल। अब रही बात कि ISO ने OSI रेफरेंस मॉडल को कितने लेयर्स में बांटा, कितने लेयर्स में बांटा। अच्छा एक एग्जांपल समझिए कि क्लियर कॉन्सेप्ट अगर हमें ये पता चले कि कैसे दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन होगा तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, यही से एग्जांपल था ना अपना, चलो एक जॉब कर रहे हैं सपोज, और इनका अभी तक सैलरी नहीं आया है, तारीख हो गया 24, ये किसको नॉक करेंगे? HR को, अकाउंट्स को, फ्लोर मैनेजर को, प्रोजेक्ट मैनेजर को, किसे बोलेंगे? या डायरेक्ट MDA को बोलेंगे? अकाउंट्स वाले को बोलेंगे। तो इनको एग्जैक्ट पता था तब ना, नहीं तो सब जगह पे जाते। तो उसी तरीके से अगर दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कम्युनिकेशन 7 डिफरेंट स्टेज में होता है, और हर स्टेज में अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं। तो अगर मुझे पता है कि किस स्टेज में क्या प्रोसेस होता है, अगर उससे रिलेटेड काम नहीं हो रहा है तो एग्जैक्टली मुझे पता चल जाएगा कि ओके इस लेयर का ये प्रॉब्लम नहीं। तो इससे क्या होगा बेनिफिट? ट्रबल शूटिंग बहुत ही इजी होगा, फास्ट होगा। ट्रबल शूटिंग बहुत ही इजी भी होगा और फास्ट भी होगा। अगर मुझे एग्जैक्टली ये पता हो कि दो डिवाइस के बीच एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन कितने फेज में होता है, तो इसका बेनिफिट सबसे बड़ा यही होगा कि हमें ट्रबल शूटिंग में टाइम बहुत कम लगेगा। नहीं, अब हमने ये बात किया था, मान लें कि शहनवाज, क्या सहदाब और शहनवाज, तो ये सद्दाब और शहनवाज मान लीजिए कि एक ही अपार्टमेंट में दो अलग अलग टावर है ना, और दोनों टावर 7-7 मंजिला है, और दोनों टॉप फ्लोर पे रहते हैं, टावर A टावर B, है ना। अब इनको अगर इनके पास जाना है, शहनवाज को सद्दाब के पास या सद्दाब को शहनवाज के पास, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों 7 मंजिला जो टावर है वो 7वीं मंजिल पे रहते हैं, तो शहनवाज को 7 मंजिल ट्रैवल करके फिर जाना पड़ेगा फर्स्ट से। तो एग्जैक्टली ऐसा ही प्रोसेस समझ लीजिए कॉन्सेप्चुअली अगर कहाँ होता है, जब OSI में जब एक डिवाइस से डेटा हम सेंड करते हैं दूसरे डिवाइस तक, वो 7 डिफरेंट लेयर से होकर के गुजरता है। या तो हम ड्रॉ करें या फिर गूगल पिक्चर का मदद ले लें थोड़ा सा। हाँ, तो गूगल पिक्चर का मदद ले लेते हैं ताकि ड्रॉ करने में टाइम कम लगेगा, अपने को बच ही जाएगा पूरा। OSI मॉडल बस लिखते हैं, इतने से समझ जाएगा। मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ समझने की, हाँ एक पिक चाहिए, ये वाला ले लेते हैं, परफेक्ट है ये। ऐसा समझिए।
अब यहाँ कोई बैठा हुआ है 7वें मंजिल में, दूसरा भी कोई 7वें मंजिल में बैठा हुआ है। अब यहाँ से डेटा सेंड किया तो ये 7 मंजिल नीचे आया, फिर ये 7 मंजिल ऊपर ट्रैवल करके कहाँ पहुँचेगा, यहाँ तक। तो ये कहने का मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन जो है कितने लेयर्स में होगा, 7 लेयर्स में होगा। इट मीन्स कि ISO ने OSI को 7 डिफरेंट लेयर्स में क्या करके रखा है, बांट के रखा है। और इसमें लेयर का नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, लेयर। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेयर 7 से क्यों हो रहा है, इसको 1 क्यों नहीं बोलेंगे। तो जो टॉप पे है उसको 1 बोलेंगे क्या, 7 ही बोलेंगे ना। और जो बॉटम पे है वो क्या बोलेंगे, 1 से शुरू करेंगे। तो 1 से लेकर के 7 तक। लेकिन यूज़र कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, लेयर 7 से। अब क्यों कर रहा है वो हम समझा रहे हैं अभी। क्योंकि हम लोगों को अगर कोई भी डेटा सेंड करना होगा तो उस डेटा को पहले क्या करना होता है, प्रिपेयर। डेटा पहले तैयार करेंगे तब ना। मान लो कोई फाइल ही भेजनी है तो पहले वो फाइल बनेगी तब तो फाइल बनाएंगे कैसे, किसी एप्लीकेशन को यूज़ करके। और एप्लीकेशन हमारा किस लेयर पे काम करता है, लेयर 7। तो यूज़र के क्लोजेस्ट जो लेयर है वो कौन सा है, सबसे नज़दीक कौन सा है, लेयर 7, जिसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। आइए इसको हम लोग समझते हैं और डीपली थोड़ा। तो इतना तो क्लियर हो गया, कितने लेयर्स है, 7 अलग अलग लेयर्स हैं। लाइक अब यहाँ पे हमें समझना है कि किस लेयर पे क्या होता है, किस लेयर पे क्या काम होता है, बस वो समझना है। तो पहला लेयर कौन सा था, हाँ, एप्लीकेशन लेयर। ये पहला लेयर नहीं है, लेकिन यूज़र एंड से ये पहला लेयर है। एप्लीकेशन के बाद फिर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर है। एक बात और बता दूं कि इंटरव्यू और एग्ज़ाम, जो सिस्को का ग्लोबल एग्ज़ाम होता है या फिर इंटरव्यू जो आप देंगे नेटवर्क बेस्ड किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए, OSI आपसे पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए OSI को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्रेजेंटेशन के बाद फिर क्या होना है, सेशन लेयर होना है। और सेशन लेयर के बाद जो लेयर होना है वो होना है ट्रांसपोर्ट लेयर होना है। और ट्रांसपोर्ट के बाद जो होगा वो क्या होगा, नेटवर्क लेयर होगा। और उसके बाद डेटा लिंक लेयर होगा। और फाइनली होगा आपका फिजिकल लेयर। तो टोटल कितने लेयर्स हो गए, 7 लेयर्स। अब शुरू करते हैं, पहले लेयर को डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। इसके रिगार्डिंग आप क्या बोलोगे, इट इज़ ऑल्सो, क्या कह सकता हूँ मैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेयर 7 और अपर लेयर। इसे क्या बोलते हैं, अपर लेयर। और इसको सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर को लेयर 7 भी कहते हैं, इसे अपर लेयर भी कहते हैं और सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं। अब सवाल है कि एप्लीकेशन लेयर पे होता क्या है, तो क्या जवाब देंगे इसका, एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, जो भी हमको पैकेट्स जो भी डेटा भेजना होता है वो एंट्री होता है। तो बोलोगे एप्लीकेशन लेयर is responsible to initiate the process and provide an interface to the user. बेसिकली एप्लीकेशन लेयर जिम्मेदार होता है किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट मतलब स्टार्ट करने के लिए और यूज़र को एक इंटरफेस देने के लिए, जहाँ की यूज़र कोई भी काम। अच्छा एक बात बताइए, मुझे अगर अभी कुछ भी लिखना है, टाइप करना है, एक नोट्स तैयार करना है, तो हम क्या किए, हम रन खोले, रन पे जाकर के विनवर्ड लिखे और इंटर किए तो MS वर्ड ओपन हो गया। तो जैसे ही हमने विनवर्ड लिखा और हमने इंटर किया तो प्रोसेस हमारा इनिशिएट हुआ और हमें एक UI दिया जहाँ कि हम अपना काम कर सकें। अब मान लो कि मुझे कुछ ब्राउज़ करने हैं,
तो हम क्या करें, ब्राउज़र ओपन किए, हाँ कि ना, हम ब्राउज़र पे जैसे ही क्लिक किए तो इनिशिएट किया हमने एक प्रोसेस को, और ये हमें क्या दिया, एक यूआई दिया, एक यूज़र इंटरफेस दिया, जहाँ की हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन मेरा भी ओपन है, ये किस लेयर पे, क्या बोलेंगे आप, लेयर 7 पे। अब क्या ये लोग पढ़ रहा है कि कुछ तोड़ फोड़ कर, हाँ। अब नेक्स्ट ये पॉइंट बनता है कि एप्लीकेशन लेयर पे कितने अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करना और यूज़र को एक इंटरफेस देना जिस पे यूज़र अपना कोई भी काम कर सके। ये दो मेन रोल किसका है, एप्लीकेशन। और जितने भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सब किस लेयर पे काम कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर पे। और एप्लीकेशन लेयर बेसिकली 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, लाइक ये 3 अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। लाइक पहला जो सॉफ्टवेयर है इसे बोलते हैं स्टैंड अलोन, और दूसरे को बोलते हैं इंटीग्रेटेड, और तीसरे को बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं, अब जैसे कि मान लो हम कैलकुलेटर ओपन कर रहे हैं, हमने लिखा क्या इसमें हम किसी दूसरे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं क्या इस यूआई के अंदर, नहीं ना। वर्ड एक्सेल किसी को भी, या उसके किसी फीचर्स को बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर हमने एमएस वर्ड ओपन कर रखा है तो क्या इसके थ्रू हम मेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं यहाँ से। क्या एमएस एक्सेल का हम यहाँ पे फाइल यूज़ कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग एक्सेल के शीट को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एमएस वर्ड किस तरह के एप्लीकेशन ग्रुप में आएगा, इंटीग्रेटेड, जो दूसरे एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करता हो। अब लेकिन मान लीजिए कि हम जूम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, जूम। अब ये क्या है, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। अगर मान लो नेटवर्क्स में कनेक्टिविटी नहीं है तो जूम काम करेगा। टीम व्यूअर, टेलनेट, एफटीपी, ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ काम करेगा, जब नेटवर्क में आपका डिवाइस कनेक्टेड। अगर नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो इन सब का कोई यूज़ नहीं है। तो जितने भी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं उन सारे एप्लीकेशन को भी हम कितने कैटेगरी में रख सकते हैं, 3, स्टैंड अलोन, इंटीग्रेटेड और नेटवर्क। आगे बढ़ें, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है अपना एप्लीकेशन लेयर के बारे में एकदम टू द वेरी क्लियर। आपको बस यही बताना है कि एप्लीकेशन लेयर 7 को कहते हैं, जिसे अपर लेयर भी कहते हैं, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए और यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए। 2 इम्पॉर्टेंट रोल किसके अंडर आ रहा है, एप्लीकेशन। और हम लोग अगर जब भी कोई डेटा पहले प्रिपेयर करेंगे तब तो उसे सेंड करेंगे, और डेटा जो हम प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हमें कोई एप्लीकेशन चाहिए, और एप्लीकेशन हम किस लेयर पे यूज़ कर रहे होते हैं, लेयर 7 पे। अब चलिए मान लीजिए हमने फाइल तैयार कर दी है, जो लिखना था हमने मैसेज वैसे सब टाइप कर लिया। अब मुझे वो फाइल सेंड करनी है, तो सेंड करने से पहले क्या करना पड़ेगा, फाइल को सेंड करने से पहले क्या करना पड़ेगा, नहीं, फाइल को सेंड करने से पहले फाइल को कंप्रेस करना पड़ेगा। क्या करना होगा, अच्छा मान लीजिए घर में हमारा सारे कपड़े इधर उधर रखे हुए हैं, या अलमीरा में भी रखा हुआ है, जहाँ भी, लेकिन जब हमको कहीं ट्रैवल करना हो तो उन सारे सामान को क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं ताकि कम स्पेस वो अक्वायर करे, है कि नहीं। और मान लीजिए कि आपके घर में आरओ लगा हुआ है, अगर आप आ रहे हैं तो आरओ भी उखाड़ करके नहीं लगाएंगे, उस पानी को आप अलग जगह पे पहले रिफिल करेंगे तब तो कहने का मतलब आप उसका थोड़ा फॉर्मेट भी चेंज करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मेट भी चेंज करेंगे, कंप्रेस भी करेंगे, फॉर्मेट भी करेंगे, और सिक्योरिटी रीजन से हम क्या करेंगे, उसको इनक्रिप्ट भी करेंगे। अगर नेटवर्क में डेटा जब भी आप सेंड कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, डेटा को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, तभी नेटवर्क में वो डेटा क्या है,
सिक्योर है। अगर आप डेटा सेंड कर रहे हैं और उसको आपने एनक्रिप्ट नहीं किया है तो डेटा आपका डेटा कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उस डेटा को बीच में कोई भी मैन इन मिडिल अटैक करके डेटा को निकाल करके उस डेटा को टेम्पर कर सकता है। डेटा टेम्परिंग बहुत गलत रिजल्ट दे सकता है या बहुत हार्म कर सकता है। नहीं, डेटा टेम्परिंग का मतलब समझ रहे हैं? डेटा कुछ और था, बदल के कुछ और कर दिए। अगर इसको किडिंग के टर्म में ले तो 3 इडियट्स का जो डायलॉग था क्या था, वो काइंड ऑफ डेटा टेम्परिंग, कुछ और बदल दिया है ना। तो डेटा अब जैसे मान लिया कि आपने किसी को मैसेज भेजा कि हम 50,000 रुपया भेज रहे हैं, इसका एफडी कर देना। उसने किसी ने कुछ नहीं किया, बस किडिंग किया आपके साथ, उस मैसेज को चेंज किया, 50,000 रुपया भेज रहे हैं, इसका जाके आईफोन ले लेना। बस किडिंग किया। अगर कुछ भी कर सकता था लेकिन आपसे के साथ सिर्फ मस्ती भी कर दिया तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। तो डेटा टेम्परिंग नहीं होना चाहिए। डेटा टेम्पर अगर कोई कर दे तो चीजें कुछ से कुछ हो जाएंगी। इसलिए हमें उसको ढूंढना पड़ेगा ना सर। हाँ, टैम्परिंग करने के लिए उसको कुछ नहीं, टेम्परिंग करने के लिए डेटा को पहले हमें डेटा पैकेट जो है उसको कैप्चर करना पड़ेगा। अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं रहा तो कैप्चर तो हो जाएगा, साथ साथ टेम्पर भी हो जाएगा। लेकिन अगर इनक्रिप्टेड रहेगा तो सिर्फ कैप्चर कर पाएंगे, उसको हम टेम्पर नहीं कर पाएंगे। तो इनक्रिप्शन ही वो टेक्नोलॉजी है जिसके बदौलत आज के डेट में आप जितने भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, इसलिए देखते नहीं हो इवन कि व्हाट्सएप भी हमेशा क्या आपको दिखाता है, इंड टू इंड इनक्रिप्शन, मतलब आपका बात कोई और नहीं सुन रहा है। लीजिए, अगर वो नहीं रहता तो आपके मन में हमेशा ही लगा रहता कि हमारा बात कोई और तो नहीं सुन रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ये प्रेजेंटेशन जो लेयर है इसको क्या बोलेंगे, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेयर 6 और इसे भी क्या बोलते हैं, अपर लेयर, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द फॉर्मेट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट ओवर द नेटवर्क। बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि यह तय करे कि डेटा को नेटवर्क में किस फॉर्मेट में भेजा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? प्रेजेंटेशन लेयर इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि आप डिसाइड करो कि डेटा को नेटवर्क में किस फॉर्मेट में सिक्योर तरीके से सेंड किया जा सकता है। मतलब ये पैकर्स एंड मूवर ग्रुप का कुछ समझ लो कि एक्ट कर रहा है ना, पैकिंग और तो इसके लिए 3 काम करता है। एंड फॉर दिस इट परफॉर्म और इसके लिए 3 अलग अलग डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है। पता है क्या क्या? पहला ये करता है कंप्रेशन। क्या करता है ये डेटा को कंप्रेस करता है। दूसरा क्या करता है? इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब समझते हैं, ये है कुछ और बदल के कुछ और कर देना, इनक्रिप्शन। ट्रांसलेशन, हाँ क्या बोल रहे थे? इनक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट कहने का मतलब हो गया कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट मतलब इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। और इनक्रिप्शन के लिए बेसिकली 2 मेन एल्गोरिदम होता है, एक सिमेट्रिक और दूसरा एसिमेट्रिक। अब हाँ, सिमेट्रिक वाले में कुछ एल्गोरिदम आते हैं, कुछ एसिमेट्रिक वाले ग्रुप में आते हैं। अब आज के डेट में एसिमेट्रिक एल्गोरिदम ही इनक्रिप्शन के लिए यूज होता है और उसमें से कुछ पॉपुलर एसिमेट्रिक एल्गोरिदम जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है आज के डेट में MD5, SHA और RSA। ये एल्गोरिदम है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है? अब इसकी बात करें हम लोग, और इनक्रिप्शन का क्या पावर है शायद
आप लोगों को हम बताए होंगे, बिना एक छोटा सा कमांड लिख करके अगर हम इस फाइल को इनक्रिप्ट कर देंगे, और अगर ये इनक्रिप्टेड फाइल है, जैसे कि देख लो इस पर कोई ताला चाबी नहीं है लगा हुआ, लेकिन हमारा ये फाइल कोई अपने कंप्यूटर पे कॉपी करके नहीं ले जा सकता। अगर हम पेन ड्राइव में दे भी दिए यहाँ से तो अपने सिस्टम पे वो कॉपी नहीं कर सकता। ये इतना हाई लेवल की सिक्योरिटी है। लाइनक्स वाले का लगा हुआ हाँ, तो एक छोटा सा कमांड, कोई हम इसके लिए कोड नहीं लिखे हैं, कोई भारी भरकम टूल नहीं यूज किए, बस एक छोटा सा कमांड डॉस का यूज करके हमने क्या किया, इसको इनक्रिप्ट कर दिया। यही समझाने के लिए कि इनक्रिप्शन कितना पावरफुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर को क्या बोलते हैं, लेयर 6। और लेयर 6 किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डेटा के फॉर्मेट को तय करने के लिए कि डेटा नेटवर्क में किस फॉर्मेट में किस रूप में ट्रेवल कर सकता है। और डेटा का रूप तय करने के लिए 3 काम डेटा के ऊपर करता है कौन, प्रेजेंटेशन लेयर। क्या क्या, डेटा को कंप्रेस करता है, डेटा को इनक्रिप्ट करता है, डेटा को ट्रांसलेट करता है। अब ट्रांसलेट का क्या मतलब है, अब देखो आज के डेट में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में अलग अलग इनकोडिंग स्कीम यूज होता है, अलग अलग कोडिंग टेक्निक का यूज होता है। कुछ नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, कुछ कैरेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है। अब 2 कंप्यूटर में स्टैंडर्ड कोड होता है, एक आस्की होता है, एक एब्सिडिक होता है, ASCII और EBCDIC एब्सिडिक होता है। अब मान लिया जाए कि हम कोई डेटा यहाँ से सेंड कर रहे हैं, अभी वो आस्की फॉर्मेट में हम सेंड कर रहे हैं, और डेटा जब जाएगा जहाँ रिसीव होगा वो एब्सिडिक फॉर्मेट को समझता है, तब हो जाएगी ना दिक्कत। तो एक कॉमन क्या होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए। और इस बात को समझाने के लिए हम थोड़ा सा कोडिंग का सहारा लेंगे, आप लोग को बताएंगे भी जब ऑटोमेशन पढ़ाएंगे उस समय, कि जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो उस वक्त हम उसका स्टैंडर्ड इनकोडिंग टेक्निक को लिखते हैं कि किस फॉर्मेट में हम डेटा को इनकोड करेंगे। अगर अभी भी थोड़ा सा समझने के लायक है और लग रहा है कि ओवरफ्लो नहीं कर रहा है तो ध्यान से देखिएगा। जब हम Ctrl+S कर रहे हैं तो यहाँ भी पूछ रहा है कौन सा इनकोडिंग टेक्निक को यूज करना है, तो UTF-8 है यहाँ पे, NC है, दिख रहा है यहाँ पे। तो यही बात है कि हमारा डेटा का ट्रांसलेशन होना चाहिए भेजने से पहले, है ना। और ये सारा काम किस लेयर पे होगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे होगा। हाँ, वो क्या है जो आप नोटपैड को इनकोडिंग टेक्निक है, उसको ट्रांसलेट करने का टेक्निक है, इनकोडिंग टेक्निक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको। इनकोडिंग टेक्निक है, जैसे UTF-8 है, NC है ना, UTF-16 है, UTF-8 है। हम लोग मोस्टली, सर हमको ये कैसे पता चलेगा सर, सामने वाला जिसके पास भेज दे उसके पास UTF एक्सेप्ट कर रहा है कि हमें थोड़ी करना है ये सारा काम, तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, हमें थोड़ी करना है, हमें बस कॉन्सेप्ट समझ रहा है। इसके लिए कोई भी हमें कमांड या कुछ भी स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल आर ऑटोमेटेड। अपने आप कैसे समझ पाएगा सर, जैसे आपके पास अगर हम सेंड कर रहे हैं अपने लैपटॉप से, हाँ। तो आपका क्या सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, जैसे UTF-8 कर रहा है या फिर NC कर रहा है। जब हम रिसीव करेंगे, मान लो कि हम MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं और आप भी MS वर्ड ही यूज़ कर रहे हो, अब दोनों सेम वर्जन है, मतलब दोनों सेम इनकोडिंग स्कीम पे। लेकिन सोच के देखो कि हम MS वर्ड मान लो कि यूज़ कर रहे हैं 2003 और तुम 2019 यूज़ कर रहे हो, खुलेगा फैलवा, वहाँ पे आता है कंपेटेबिलिटी का इशू। ये बात तो हमें ये नहीं करना है, हमें ना करना पड़े इसी के लिए तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। और कोई डाउट? अब बढ़ते हैं किसके तरफ, हम लोग सेशन लेयर के तरफ। प्रेजेंटेशन की कहानी ख़त्म, सेशन पे आते हैं। तो इसके बारे में पहली लाइन क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेयर 5, और इससे भी क्या बोलेंगे, अपर लेयर ही रखते हैं इन तीनों को, अपर लेयर, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू, उधर बार बार देख रहा है, एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड टर्मिनेट सेशन। बेसिकली सेशन लेयर 5 को कहते हैं
और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए। सेशन को एस्टैब्लिश करने का मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लीजिए हमें आपसे बात करनी है, आपका नंबर हम डायल करेंगे तो क्या कर रहे हैं हम? सेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जब तक बात कंप्लीट नहीं हुआ, कन्वर्सेशन हमारा चालू रहा, मतलब सेशन क्या रहा? मेंटेन रहा। और जैसे ही बात कंप्लीट हुआ हम क्या करेंगे? टर्मिनेट करेंगे। तो ये तीनों काम किस लेयर पे होना है? सेशन लेयर पे। अब सेशन लेयर ये तय कर लिया कि कब सेशन स्टैब्लिश होगा, कितनी देर का सेशन होगा, कब सेशन टर्मिनेट होगा, 1 वे होगा या 2 वे होगा, ये सारी बातें कहाँ डिसाइड होता है? सेशन लेयर पे। डुप्लेक्स होगा या हाफ डुप्लेक्स होगा, ये कहाँ तय होगा? ये सेशन लेयर पे ही तय होता है। अच्छा, ये चलिए सारी बातें तय हो गई। अब हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट, ऐसे अगर हम नॉर्मली समझे एक नॉर्मल एनालॉजी से, तो ये कह सकते हो कि ये समझ लो कि फैक्ट्री में सामान तैयार हो गया। अब यहाँ सामान की पैकेजिंग हो गई। अब माल किस शुभ मुहूर्त में भेजा जाएगा, और इधर से जाएगा उधरों से लेके आना है कि खाली इधरे से जाएगा, ये समझो ये सारी बातें कहाँ तय हो रही है? सेशन पे तय हो रही है। अब ये सारी बातें तो तय हो गई, अब फाइनली ट्रक वाले को, गाड़ी वाले को पकड़ना होगा, ट्रांसपोर्ट वाले को पकड़ना होगा कि भाई माल पहुंचाना है यहाँ से वहां तक, है ना? मतलब अमृतसर से लाहौर पहुंचाना है। अब कैसे पहुंचाओगे बताओ? अब पहुंचा करके हाँ सरदार जी को बुलाएंगे, तो ये माल जो पहुंचाएंगे तो सरदार जी रिसीविंग देने आएंगे कि पहुंचा कि नहीं लाहौर तक। तो दो तरह का यहाँ पे सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो अलग अलग प्रोटोकॉल सेट यूज होता है, एक टीसीपी और दूसरा यूडीपी। टीसीपी रिलायबल होता है क्योंकि इसमें एक्नॉलेजमेंट आता है। यूडीपी रिलायबल नहीं होता है लेकिन फास्ट होता है। अब मान लीजिए दो तरह का ड्राइवर, एक बोला कि माल हम आपको पहुंचा देंगे 24 घंटा के अंदर में, लेकिन उम्मीद मत रखिए कि आपको हम आकर के ये भी इत्तला करें, मतलब रिसीविंग दे, एक्नॉलेज करें कि हम माल पहुंचा दिए। आप अपने से चेक करते रहिए पहुंचा कि नहीं। और एक होगा ड्राइवर, मालिक हम वहां पहुंचा के वहां से रिसीविंग लेकर आपको देंगे तबे कोई अगला काम करेगा। तो ये क्या होगा? थोड़ा स्लो होगा लेकिन क्या होगा? रिलायबल होगा। तो जितने भी नेटवर्क प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल जिसमें कि स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको किस कैटेगरी में रखा गया? जिसमें स्पीड मैटर करता था उसको यूडीपी में रखा गया, और जिसमें सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी मैटर करता था उसको किस में रखा गया? टीसीपी वाले कम्युनिटी में उसको रखा गया। याद रहेगा? टीसीपी यूडीपी। टीसीपी कम्युनिटी में किसको रखा गया? जो रिलायबिलिटी जिसमें ज्यादा मैटर करता था, और जिसमें स्पीड ज्यादा मैटर करता था उसको। क्लियर? तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे बेसिकली ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है एंड टू एंड एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन के लिए। किस लिए? एंड टू एंड एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन के लिए। क्या बोलेंगे? एंड टू एंड एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन। मतलब सरदार जी जिम्मेदार हैं, भैया यहां से उठाएंगे माल वहां तक, बिना कोई लफड़े का हम पहुंचा देंगे सही सलामत। यही ना मेन उनका जिम्मेदारी है। ट्रांसपोर्ट वाले की क्या जिम्मेदारी होती है? सोच के देखिए नॉर्मल एनालॉजी से, हटाइए टेक्निकल बात को। ट्रांसपोर्ट वाले का मेन क्या जिम्मेदारी बनता है? बिना कोई लफड़े का, बिना कोई प्रॉब्लम का माल को उठाओ, सोर्स से और डेस्टिनेशन तक पहुंचा दो। यही ना? तो इसी बात को हम लोग यहाँ टेक्निकल भाषा में लिख दें। हाँ, तो चलिए लिखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेयर 4 और कोर लेयर। इसे क्या बोलते हैं? कोर लेयर बोलते हैं। अब कोर का मतलब ही क्या होता है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो दोनों को कनेक्ट करेगा, अपर और लोअर, है ना? अपर लेयर्स और लोअर लेयर्स दोनों को जो कनेक्ट करता है वो क्या है? वो है कोर लेयर। तो वैसा ही रेफरेंस मॉडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका हाई होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो क्या लिखे इसके बारे में हम?
It is also called layer 4 or core layer. Correct? That is responsible for end-to-end error-free data transmission. end-to-end error-free data transmission मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक बिना एरर का डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर. याद रहेगा? चलिए, और इसके लिए एंड फॉर दिस इट परफॉर्म सेवरल ऑपरेशन, और इसके लिए बहुत तरह का काम करता है. मतलब माल यहाँ से वहाँ तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक ऐसे ही सुरक्षित नहीं पहुँचेगा. इसके लिए इसको बहुत कुछ करना पड़ेगा ना. तो क्या कुछ बहुत कुछ करना पड़ता है, याद है? समझ में आ रहा है ना अभिजीत? यहाँ तक ओवरफ्लो नहीं ना? चलो, तो इसके लिए क्या करता है? सबसे पहला जो इसका काम है वो क्या है? ये बेसिकली 6 काम को करता है. कितने काम को करता है? 6 काम को करता है. ये बेसिकली सर्विस को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज. अब ये तो देखेगा ना भाई कि माल जो ले जाना है उसमें क्या है. अब मान लो उधर लाहौर से आ रहा है, तो लाहौर से जो आ रहा है उसमें मिर्च है कि बमूम भेज दिया 17. ये तो होना चाहिए ना, क्योंकि अपना पड़ोसी तो बहुत अच्छा है, है ना? हाँ, तो कहने का मतलब ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस. अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पहले रिस्पॉन्सिबल है सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एफटीपी ट्रैफिक है, टेलनेट का ट्रैफिक है, एसटीटीपी ट्रैफिक है, किस तरह का ट्रैफिक है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर. आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज. और सर्विस को आइडेंटिफाई करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है पोर्ट नंबर. क्या है? पोर्ट नंबर. पोर्ट नंबर के बेसिस पे ये तय होता है कि कौन सा सर्विस यूज हो रहा है. सेकंड टास्क क्या है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे अकर्ड हो रहा है? पोर्ट नंबर सिर्फ फिजिकली है, लॉजिकल. एक लॉजिकल नंबर है जो एसोसिएटेड होता है किसी एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल के साथ. सेकंड क्या काम होता है? हाँ? सबसे जरूरी चीज है वो है सेगमेंटेशन. क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगा? सेगमेंटेशन. अब ये सेगमेंटेशन क्या भला है भाई? सेगमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि एक बड़ा सा कार्टून यहाँ पे रख दूं मैं. अब बड़ा सा कार्टून ट्रक में लोड करना है. अब सरदार इससे उठ नहीं रहा है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी है. तो क्या करेंगे? वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देंगे. मतलब एक बड़ा सा जो हमारे पास क्या था, डेटा था, उसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे. और उस ईच स्मॉलर पीसेज ऑफ डेटा को क्या बोलेंगे? सेगमेंट. नॉट पैकेट, सेगमेंट. यहाँ इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं. और एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे रिलेटेड, लास्ट में हम बताएंगे, जिसमें ये एक सीक्वेंस आपको बताना होता है कि एप्लीकेशन लेयर से लेकर के फिजिकल लेयर तक डेटा का क्या सीक्वेंस होता है, किस लेयर पे डेटा को क्या बोलते हैं. एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, इवन सिस्को के एग्जाम में भी. तो सेगमेंटेशन की बात हो गई. क्या होता है सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस इन विच a large amount of data can be divided into smaller units.
एंड ईच स्मॉलर यूनिट्स ओवर द ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड सेगमेंट, है ना, एंड सच प्रोसेस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन एक प्रोसेस हुआ, ऑलराइट। अब सेगमेंटेशन क्या होता है समझ में आ गया। अब लेकिन एक लफड़ा और होता है यहाँ पे, सोच जरूरत पड़ता ही है सर, एकदम पड़ता है ऑब्वियसली। अच्छा एक बात आप खुद सोचिए ना, आपको अगर एक ही बार में ज़्यादा बड़ा हटाइए, आपको हम छोटा छोटा 20 को बॉटल रख दिया, बोले कि एक बार में ले जाइए, तब अगर कंफर्टेबल हिसाब से अगर वो जा रहा है तो जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं करेगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा? वो ये तो वर्स्ट केस में हम ना मान के चलेंगे। हमेशा जब कोई एल्गोरिदम लिखा जाता है तो वर्स्ट केस को कंसिडर करते हुए लिखा जाता है, बेस्ट केस को नहीं। आप बेस्ट पॉसिबिलिटीज ही हमेशा मान के चलिएगा, वो तो हमेशा आपको वर्स्ट पॉसिबिलिटीज लेके चलना पड़ता है। इसलिए तो वो बना है। तो चूंकि हम लोग हाँ नेटवर्क पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे हैं। अगर डीएसए पढ़ेंगे तो हाँ हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, या ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो हाँ पढ़ते हैं वर्स्ट फिट वेस्ट फिट ये सारा कुछ। ओमेगा बिग ओमेगा थीटा ऐसा कुछ करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि वर्स्ट केस को ही हमको कंसिडर करके चलना होता है ऑलवेज। तो अगर सेगमेंटेशन हुआ तो यहाँ एक लफड़ा ये होगा कि मान लीजिए कि एक मैसेज हमने लिखा, हेलो हाउ आर यू, ऐसा हम कुछ लिख करके किसी को भेजे हैं, चलिए सही है। अगर देखा जाए तो ये पूरा एक सेंटेंस है, अगर इसको ये तोड़ दे अलग अलग पार्ट में, हेलो को अलग कर दे, हाउ को अलग कर दे, आर को अलग कर दे, यू को अलग कर दे, क्वेश्चन मार्क को अलग कर दे। अब पहले किसी के पास पहुंच जाए यू, उसके बाद पहुंच जाए हाउ, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर हेलो। अब सामने वाले का दिमाग का दही हो जाएगा, ये कहना क्या चाहते हैं बताओ, समझ पाएगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें, प्रॉपर सीक्वेंस में। यहाँ मुझे एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करना होगा। मतलब ये कि जब सेगमेंटेशन हो तो वहाँ सीक्वेंसिंग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है भाई, कि हर सेगमेंट पे एक नंबर आप डाल दो। क्या डालो? हर सीक्वेंस का एक ऑर्डर डालो कि ये सीक्वेंस 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन। और जब सीक्वेंसिंग हो जाए तो उसको रीअरेंज भी कर लो। क्या कर लो? रीअरेंज मतलब एक ऑर्डर में उस सीक्वेंस को अरेंज कर लो। अब बताओ कितना भी बड़ा अगर डेटा रहा और उसमें कितने भी सेगमेंट्स बना दें, मिलियन ऑफ भी सेगमेंट होगा तो कोई दिक्कत होगी? अरेंज हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात? तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तीसरा काम क्या था जल्दी बताइए। सीक्वेंसिंग एंड रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? सीक्वेंसिंग एंड रीअरेंजमेंट, है ना। नेक्स्ट अगर पॉइंट की तरफ आए, तो नेक्स्ट क्या पॉइंट है? आइडेंटिफिकेशन का काम हो गया, सेगमेंटेशन का काम हो गया, सीक्वेंसिंग रीअरेंजमेंट का काम हो गया। नहीं, अब एरर भी देखा जाएगा। समझिए इस बात को। अगर मान लीजिए कि 1000 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया आपने एक डेटा को, ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं पे नेटवर्क आपका जब कोलैप्स किया होगा, वहाँ हो सकता है कि कोई सेगमेंट आपका ड्रॉप किया हो। तो क्या होना चाहिए उस कंडीशन में? वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए जो सेगमेंट ड्रॉप हुआ है, मिस किया है, उसको हमें दोबारा भेजना पड़ेगा। बट ये होगा कैसे? ये तो हम वर्बली बोल दे रहे हैं। यहाँ तो कोई एक प्रॉपर एरर चेकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एरर चेकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। मतलब यहाँ एरर डिटेक्ट भी होना चाहिए और एरर करेक्ट भी। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एरर डिटेक्शन किस लेयर पे होता है, तो बोलो कि 2 लेयर पे होता है। डिटेक्शन दोनों लेयर पे होगा, ट्रांसपोर्ट पे भी और डेटा लिंक लेयर पे भी। लेकिन करेक्शन सिर्फ कहाँ होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज रिमेंबर इट। तो
एरर डिटेक्शन का मतलब भी समझ में आ गया कि हमने मल्टीपल सेगमेंट्स भेजे, अगर कोई सेगमेंट्स हमारा लॉस कर गया तो उस सेगमेंट्स को हमें दोबारा सेंड करना है। चलिए, हो गया। एक इंपॉर्टेंट टास्क और भी है जिसे बोलते हैं क्या, फ्लो कंट्रोल। क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल इसका क्या मतलब, ये नहीं समझे। फ्लो में मतलब एक जगह उसके बाद वो कंटिन्यूअसली उसके सीक्वेंस जाता है। फ्लो कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि हम डिसाइड कर लेंगे गड़िया को पहले 50 में भगा के देखें, स्टेबल रहा, अच्छा थोड़ा और भगाते हैं 60 तक, और 60 से 70 से जैसे ही भगाए थोड़ा सा हाँ बॉडी रोल आना शुरू हुआ है ना, तो बोलेंगे ना ठीक था 70 तक ठीक है। तो ये जो डिसाइड करना कि मैक्सिमम कितने सेगमेंट्स को एक बार में भेज सकते हैं हम, यही कहलाता है फ्लो कंट्रोल। अब मान लो कि एक हमारे पास बॉल था, हम भेजे और शहनवाज इसको कैच कर लिए, दूसरा भी भेजे ये भी कैच कर लिए, तो हम क्या समझेंगे, एक बार में 2 को कैच करेंगे, अब तीसरा जैसे ही भेजे वो ड्रॉप हो गया, हमें एक्नॉलेजमेंट 2 ही तक का मिला, तो हम क्या समझेंगे इनकी कैपेसिटी कितनी की है, इनका बफर साइज 2 का है, तो हम एक बार में कितना सेगमेंट्स भेजेंगे, इनको 2 ही भेजेंगे, 2 से अधिक भेजेंगे तो ड्रॉप कर जाएगा। तो ये डिसाइड कैसे होता है, इसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। क्या बोलते हैं इसको, हाँ याद रहेगा। हाँ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म होता है, 6 बोला था ना, यस सर। वो क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, ट्रक पे अगर माल भेज रहा है, खासतौर से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहा है, तो ससुरा तो एक चीज भेजेगा नहीं, उधर से आम आ रहा है, अब गरम मसाला आ रहा है, गरम मसाला के चक्कर में कुछ बारूद मसाला भी भेजेगा। अब ये बाइफरकेट करना तो हमको पड़ेगा कि कौन वाला मसाला है, ये गरम मसाला है कि बम मसाला है, ये तो तय करना होगा। तो बेसिकली एक ही ट्रांसपोर्ट को यूज करके, एक ही डेटा करियर को यूज करके एक साथ डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट्स को क्या भेजा जा सकता है, हाँ भेजा जा सकता है, लेकिन इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। क्या बोलते हैं, और ये जो नहीं हो पढ़ा है वो भी बोलता है मल्टीप्लेक्स, मतलब एक से ज्यादा काम करने वाला है ना। वहां एक मल्टीप्लेक्स खुला, मतलब एक के बार में 2-3 गो सिनेमा चलता है, तो मल्टीप्लेक्स मतलब एक साथ मल्टीपल, हाँ एक साथ मल्टीपल, एक ही तरह के मल्टीपल काम हो सके। अब इवन इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है, आपके पास जो केबल टेलीविजन है, एक सिंगल चैनल से ना डिफरेंट काइंड ऑफ आपका ये अलग अलग उसके लिए, तो ये भी किसका एग्जांपल है, मल्टीप्लेक्सिंग का। तो मल्टीप्लेक्सिंग ये भी काम किस पे होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ये 5 काम किसके ऊपर होना है, 6 काम किसके ऊपर होना है, ट्रांसपोर्ट लेयर। लेकिन ये 6 काम का एक निचोड़ है कि ये डिसाइड करता है कि भाई आपका सामान सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम एरर फ्री पहुंचा देंगे। सर एट द सेम टाइम होता है क्या वो, क्या मल्टीप्लेक्सिंग वाला काम, सोर्स एंड पे मल्टीप्लेक्सिंग होगा, डेस्टिनेशन पे डीमल्टीप्लेक्सिंग होगा। हम यहाँ से भेज दिए, माल उठाएगा ना, अब जैसे नहीं देखते कि एक एक गो गड़िया पर 3-4 गो सेट का सामान भेज दिए, और अलग अलग जा करके उसको जब उतारना होता है तो अलग करता है ना, कि नहीं करता है, बस वही बात है। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग होगा, मतलब रिसीविंग एंड पे क्या होगा और सेंडिंग एंड पे क्या होगा, मल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, तो अब इंटरेस्टिंग बात, मतलब कहाँ हुआ, माल तैयार हो गया, किस लेयर पे, एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन लेयर पे सामान तैयार हो गया फैक्ट्री में। अब सामान की पैकेजिंग कर दी गई, कौन से डब्बा मिल जाएगा, कौन सा स्टिकर लगेगा, ये सब तय हो गया। अब माल भेजने की बारी आई, तो माल भेजने का दिन तय हो गया, क्या, तो दिखवा लिया गया बाबा से किस दिन भेजा जाएगा, है ना, एक तरफ से कि दोनों तरफ से भेजा जाएगा, ये सारी बातें यहाँ पे तय हो गई। अब तय किया गया कि किस ट्रांसपोर्ट वाले को बुलाया जाए, सिक्योर वाला कि फास्ट वाला, और ट्रांसपोर्ट
वाला एक चीज की गारंटी किया कि माल आपका यहाँ से वहां तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। इसके लिए हम अगर पूछे उससे कि क्या करोगे ताकि माल हमारा सुरक्षित पहुंच जाएगा, तो उसने बोला कि हम 6 काम करेंगे। 6 काम को समझने के बाद लगा हाँ सही में माल सुरक्षित पहुंचा देगा वहां तक। नहीं, जैसे बहुत लोग पूछते हैं ना कैसे करवाइएगा, तो उसी का जवाब ये दिया किसने? ट्रांसपोर्ट लेयर ने। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने सर्विस को आइडेंटिफाई किया किस तरह का ट्रैफिक है। ये क्या किया, एक बड़े डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, फिर उस पर नंबरिंग किया जिसको सीक्वेंसिंग बोलते हैं, फिर उसको अरेंज किया जिसे रीअरेंजमेंट बोलते हैं। फिर क्या किया, अगर एरर आया ट्रांसमिशन टाइम में तो उसको क्या किया, करेक्ट किया, डिटेक्ट किया। फिर क्या किया, फ्लो कंट्रोल किया। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, हाँ, फिर मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम किया। नेक्स्ट क्या था, नेटवर्क। नेटवर्क लेयर क्या करेगी, नेटवर्क लेयर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? चलिए, ट्रांसपोर्ट पे माल लदा गया, ट्रांसपोर्ट वाला बोल दिया कि हम पहुंचा देंगे। सिन्हा ट्रांसपोर्ट था, वो बोल दिया कि माल यहाँ से वहाँ तक चला जाएगा। अब लेकिन तय ये करना है कि ये जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो कौन से रूट से लेके जाएगा, ये तो तय करना पड़ेगा ना कि माल कौन से रूट से जाएगा। तो बेस्ट रूट कौन सा होगा, जिस रूट से जल्दी हमारा डेस्टिनेशन कवर हो सके, ये तो तय करना पड़ेगा ना। तो नेटवर्क लेयर को बोलते हैं लेयर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेयर 3 और लोअर लेयर, ये लोअर लेयर हो गया। दैट इज responsible for routing and forwarding, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। अब ये राउटिंग का क्या मतलब होता है, फॉरवर्डिंग का क्या? राउटिंग का मतलब होता है टू डिसाइड द बेस्ट रूट। राउटिंग का मतलब होता है टू डिसाइड द बेस्ट रूट, और फॉरवर्डिंग का मतलब होता है टू सेंड द डेटा यूजिंग दैट द बेस्ट रूट। मान लीजिए यहाँ से गांधी मैदान जाना है, जाने का कौन सा रास्ता है, कई गो है। अब तय कर लिए कि बेस्ट रूट क्या होगा। अब उसी रूट से अगर हम जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्डिंग। अरे तय करना क्या कहलाएगा, बेस्ट कौन सा है, राउटिंग कहलाएगा। और ये 2 इंपॉर्टेंट टास्क कहाँ परफॉर्म होता है, नेटवर्क लेयर। और राउटर जो डिवाइस होता है वो किस लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। इवन जो हम लोग आईपी यूज करते हैं वो किस लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर। हाँ, इसलिए राउटर को लेयर 3 डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि लेयर 3 पे काम करता है। आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट क्या था, डेटा लिंक लेयर। क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेयर 2 और lower layer, that is responsible for what, responsible for framing the data, data framing and error detection। एरर फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन और डेटा फ्रेमिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, डेटा लिंक लेयर। मतलब ये कि माल पहुंच गया दूसरे एंड पे, अब ये तय हुआ कि माल कहाँ से आ रहा है, हाँ, कहाँ से आ रहा है, सोर्स एड्रेस क्या था, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, उसमें कुछ एरर तो नहीं है। ये सारा कुछ कहाँ टेस्ट होगा, डेटा लिंक लेयर पे। कहाँ टेस्ट होगा, डेटा लिंक लेयर पर। अब डेटा लिंक लेयर पे जो डिवाइस यूज होता है उसे क्या कहते हैं, डिवाइस लाइक स्विच
यूज्ड ऑन दिस लेयर, इस लेयर पे कौन सा डिवाइस यूज होता है? स्विच डिवाइस का इस्तेमाल किस लेयर पे होगा? डेटा लिंक लेयर पे, है ना। अब रही बात कि डेटा लिंक का काम क्या है, ये तो क्लियर, कोई डाउट नहीं। इस्तेमाल सर इसी पे क्यों होता है? इस पे इसलिए होता है क्योंकि डेटा लिंक लेयर रेस्पॉन्सिबल होता है लैन में दो डिवाइस के बीच डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, है ना। और स्विच को बनाया ही गया है ताकि वो मैक एड्रेस के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई कर सके कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा। इसलिए मैक एड्रेस को लेयर 2 एड्रेस भी कहते हैं और स्विच को लेयर 2 डिवाइस। मैक टेबल मेंटेन यही करते हैं सर। एग्जैक्टली। तो डेटा फ्रेमिंग, और डेटा फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं ज़रा सा। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, जो क्या है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर बेसिकली इसको कहते हैं हम लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेयर 1 और लोअर लेयर, दैट इज responsible for data translation and forward. Basically ये हमें एंड टू एंड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जो हमारा लैन कार्ड है वो किस लेयर पे काम करता है? लेयर 1 पे ही काम करता है। हब जैसा डिवाइस किस लेयर पे काम करता है? लेयर 1 पे ही काम करता है। तो बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि जब यहाँ से आपका ट्रैफिक चला, मान लो ये आपका पहला डिवाइस था, एक दूसरा डिवाइस था, और ये 7 डिफरेंट स्टेज से होकर के यहाँ तक पहुँचेगा। तो पहला लेयर कौन सा था आपका? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे डेटा का जो फॉर्मेट रहता है वो डेटा ही रहता है, याद रखिएगा। और यहाँ से किसको ये फॉरवर्ड किया? प्रेजेंटेशन को। किसको? प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा का फॉर्मेट क्या रहता है? डेटा ही रहता है। अब यहाँ से फॉरवर्ड हुआ किसको? ये सेशन को। किसे? आज सेशन पे भी डेटा का फॉर्मेट क्या रहता है? डेटा ही रहता है। अब सेशन से जैसे ही किसको फॉरवर्ड किया गया? ट्रांसपोर्ट को। तो ट्रांसपोर्ट वाले ने इसको किस में चेंज कर दिया? सेगमेंट में बदल दिया। किस में बदल दिया? सेगमेंट में। अब उसके बाद ये फॉरवर्ड किसको किया? नेटवर्क को। और नेटवर्क के पास जैसे ही गया तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? डेटा में। किस में कन्वर्ट कर दिया? अब जैसे ही ये फॉरवर्ड किया किसको? डेटा लिंक को। तो डेटा लिंक वाले ने इसको क्या किया? फ्रेम में चेंज कर दिया। किसे? फ्रेम में। फ्रेम में चेंज करने का मतलब ये है कि यहां जो था, अच्छा एक बीच में गायब हो गया, नेटवर्क था ना, हाँ, नेटवर्क पे इसको पैकेट बोलोगे, डेटा नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? इसको पैकेट बोलोगे, राइट। नेटवर्क पे क्या होता है? ये पैकेट। और यहाँ इसको किस में कन्वर्ट किया? फ्रेम। तो पैकेट कहने का मतलब ये था कि इसमें क्या था? सोर्स का आईपी था, सोर्स का मैक था। उसी तरीके से यहाँ क्या था? डेस्टिनेशन आईपी था और डेस्टिनेशन। अब लेकिन डेस्टिनेशन जो आईपी था उसको किसमें चेंज करेगा? डेस्टिनेशन जो यहाँ पे आईपी था उसको डेस्टिनेशन मैक में चेंज करेगा। किसमें? डेस्टिनेशन मैक में। और जो सोर्स आईपी था उसको किसमें चेंज करेगा? सोर्स मैक में। और ये काम किस लेयर पे होगा? डेटा लिंक पे। क्यों? क्योंकि भाई स्विच को तो सिर्फ मैक एड्रेस समझ में आता है, आईपी तो समझ ही में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि आईपी लेयर 3 एड्रेस है और स्विच लेयर 2 डिवाइस है। लास्ट वाला सर वो फिजिकल ही होता है। हाँ, लास्ट फिजिकल होता है। अब उसके बाद देखिए डेटा लिंक तक पहुंच गया ना,
नेक्स्ट डेटा लिंक पे काम हो गया, उसके बाद ये किसको ट्रांसफर करेगा? फिजिकल। और फिजिकल पे किस फॉर्मेट में होता है? बिट के फॉर्मेट में। और यहां से ट्रैफिक फिर इसी ऑर्डर में क्या होगा? वापस 7 लेयर्स से होकर के पहुंचा यहाँ, और यहाँ डेटा फिर एक्सेस। अब अगर हम इसके फॉर्मेट एक सीक्वेंस की बात करें तो क्या होगा? डेटा, डेटा के बाद क्या होगा? सेगमेंट, सेगमेंट के बाद क्या होगा? फ्रेम, और फ्रेम पैकेट, सेगमेंट के बाद क्या होगा? पैकेट, और पैकेट के बाद क्या होगा? फ्रेम, उसके बाद क्या होगा? बिट। तो ये एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है कि आप एक सीक्वेंस बताओ कि डेटा का क्या सीक्वेंस होगा। तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, याद रख लेना। या तो बिट, फ्रेम, पैकेट, सेगमेंट, डेटा, या फिर डेटा, सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम, बिट, ये याद रखना। तो ये कहानी था आज किसका? OSI का। कल हम लोग पढ़ेंगे TCP/IP नेटवर्क मॉडल के बारे में।